आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 एवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आखिर है क्या? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, यानी जितनी भी पृथ्वी पे आज के टाइम पे लाइफ फॉर्म्स है उनकी अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? आखिर इवोल्यूशन है क्या? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over million of years, यानी million of years on earth, यानी अर्थ पे जो इतने million of years में changes हुए हैं, we must have an understanding of the context of origin of life, यानी अगर हम ये जानना चाहते हैं कि फ्लोरा और फाउना में इतने सारे चेंजेस मिलियन ऑफ ईयर्स में हुए कैसे हैं, तो उसके लिए हमें जानना होगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए हमें क्या जानना होगा कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ था, ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, यानी हमें अगर ये जानना है कि इतने सारे चेंजेस कैसे आए तो उसके लिए पहले हमें जानना होगा कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, और उससे पहले हमें जानना होगा कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, और हमें ये भी जानना होगा कि स्टार्स, यूनिवर्स, ये इतनी सारी चीज़ों का ओरिजिन आखिर हुआ कैसे और उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। What follows is the longest of the considered and conjectured stories, यानी ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा लंबी है। This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself, यानी ये सारी चीज़ें ना आपस में रिलेटेड हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ जानना होगा, ठीक है। अगर हम जानना चाहते हैं कि लाइफ कहाँ से आई तो पहले हमें अर्थ के बारे में जानना होगा कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, और अगर हम वो जानना चाहते हैं तो हमें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। यानी ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी अगर हम एक चीज़ को जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उससे जहाँ से वो चीज़ आई है उसके बारे में जानना होगा। जैसे अगर मेरी फैमिली है, अगर मेरे बारे में जानना है तो आपको क्या जानना होगा, मेरे पेरेंट्स के बारे में जानना होगा, और अगर आपको मेरे पेरेंट्स के बारे में जानना है तो आपको उनके भी पेरेंट्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम अर्थ के बारे में अगर हम ये जो एवोल्यूशन हुआ है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अर्थ के बारे में जानना होगा, और अगर हमें अर्थ के बारे में जानना है तो हमें ये जानना होगा कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, और अर्थ के ओरिजिन को जानना है तो हमें जानना होगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन आखिर हुआ कैसे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओरिजिन ऑफ लाइफ। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। ये बोलते ना कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो बोलता है कि वो तारा बन जाता है। अब उसका देखो, उसको साइंस में ऐसे बताया हुआ है, वैसे वो बात पता नहीं कितनी ठीक है या कितनी गलत, बट बचपन में हम सभी ने ये ज़रूर सुना होता है। ठीक है, अब अगर ये बोलता है कि अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलना चाहते हैं कि अगर हम एक क्लियर नाइट स्काई, यानी जिसमें कोई बादल वगैरह नहीं है रात को, और हम तारों को देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम तारों को देख रहे हैं ना तो उसका मतलब है कि हम अपने पास्ट को देख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो, अगर हमारे पास जो लाइट आ रही है ना स्टार्स की, अब देखो कितनी दूर है हमसे स्टार्स, ठीक है, और हमें पता है लाइट जो है कितनी दूर से ट्रैवल कर रही होगी। वैसे तो लाइट बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, बट वो कितनी ज़्यादा दूर से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो उसको हम तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अगर वो लाइट हमें आज दिख रही है तो क्या पता कितने साल पहले वो लाइट वहाँ थी, क्या पता वो आज वहाँ पे है भी या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम किसको देख रहे हैं? पास्ट को देख रहे हैं, यानी पहले वो तारा वहाँ था। ठीक है, अब वो तारा पता नहीं वहाँ है भी या नहीं, हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इससे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम तारों को देख रहे हैं तो हम पास्ट में देख रहे हैं। पास्ट में देख रहे हैं का मतलब कि वो तारा वहाँ था तो वो पास्ट में ही तो था, अब तो वहाँ है या नहीं हमें वो पता भी नहीं है। ठीक है, अब आता है स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है? अब ये देखो, स्टेलर डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं लाइट ईयर्स में। ठीक है, और स्टेलर डिस्टेंस होता क्या है? स्टेलर डिस्टेंस होता है, अगर मेरे पास एक तारा ये है तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको
एनसीईआरटी यहाँ पे लिख भी रही है। देखो, what we see today is an object whose emitted light started its journey over million of years back and from trillion of kilometers away and reaching our eyes now. However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past. ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मतलब मैंने समझा भी दिया है कि किस तरह से क्या बोलना चाहिए एनसीईआरटी, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज़ वास्ट। जो यूनिवर्स है हमें पता है बहुत बड़ा है, ठीक है। और जो यूनिवर्स है उसमें हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। और उसमें भी हमारी अर्थ है, मतलब सोच सकते हो कितनी छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। स्पेक यानी बिल्कुल एक बिंदु के समान है। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, यानी अब ये बता रहा है कि यूनिवर्स कितना ओल्ड है। और ये इम्पोर्टेंट भी है कि कितना ओल्ड है। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, तो इसको हम करेंगे स्टार मार्क। आगे चलते हैं। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, यानी हमारे जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं और गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स आते हैं, ठीक है। क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट आते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक, यानी वही बोल रहा है कि अगर हम यूनिवर्स के हिसाब से देखें तो अर्थ सिर्फ एक बिंदु के समान है, ठीक है। अब आती है यहाँ पे हमारी थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी बिग बैंग थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन करना चाहा? टू एक्सप्लेन। अब हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी जो थी वो सबसे पहली थ्योरी थी जिसने क्या किया? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। इसमें क्या बताया गया कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जो कि अनइमेजिनेबल है फिजिकल टर्म्स में। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। और अगर कोई चीज़ एक्सपेंड होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? अगर कोई चीज़ एक्सपेंड होगी तो वो अपनी एनर्जी खर्च करेगी, ठीक है। और एनर्जी को अगर वो यूटिलाइज करेगी तो क्या होगी? वो उसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है, टेम्परेचर कम डाउन। हाइड्रोजन एंड हीलियम बनी जिसकी वजह से, ठीक है। अब वो एक्सपेंड हो रहा था। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ मैं। सबसे पहले एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो कि फिजिकल टर्म्स में अनइमेजिनेबल है, ठीक है। और क्या हुआ? उसकी वजह से टेम्परेचर जो था, अब जब ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो जो यूनिवर्स था वो एक्सपैंड होने लग गया। और जब एक्सपैंड होने लग गया तो उसका टेम्परेचर कम हो गया। और अगर उसका टेम्परेचर कम हो गया तो उससे हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुई, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुई। अब हमें पता है कि ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटी, तो गैसेस के ऊपर ग्रेविटी लगी जिसकी वजह से क्या हुआ? वो कंडेंस हो गई, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या बन गई? गैलेक्सीज बन गई, ठीक है। तो इस चार्ट की हेल्प से समझो कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो कि अनइमेजिनेबल था, ठीक है। और यूनिवर्स एक्सपैंड होने लग गया जिसकी वजह से, और एक्सपैंड हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम जो थी वो फॉर्म हो गई कुछ टाइम बाद, ठीक है। और ग्रेविटी लगी जिसकी वजह से ये दोनों कंडेंस हुई और जिसकी वजह से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आई थिंक अब ये क्लियर है। चलो, Hydrogen and helium formed sometimes later. Gases condense under gravity and form the galaxies of the present day universe. In the solar system of Milky Way galaxy. तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है और इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये तो पता ही होगा, ठीक है। अर्थ was supposed to have been 4.5 billion years back. यानी
अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि हमारे यूनिवर्स कितना पुराना है, हमारे यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और हमारा अर्थ कितना पुराना है, 4.5 ईयर्स पुराना है। ठीक है, मतलब इतनी एज हो चुकी है इसकी बने हुए। ठीक है, एंड और पहले क्या था, अब ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था अर्ली अर्थ पे। ठीक है, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मासेस। जो अब हमें पता है कि जो हमारी अर्थ थी फॉर्म हुई थी, हमें इतना तो सभी ने सुना होगा कि उस पर पहले बहुत सारी वोल्केनोज वगैरह थी। ठीक है, तो वो फटती थी। ठीक है, और वहाँ से वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज होती थी और उन जो वो वोल्केनोज वगैरह जो भी चीज़ें रिलीज़ करती थी, अब वो लावा होता था, लावा ही तो रिलीज होता है वोल्केनोज से। ठीक है, तो उसको बोला है मोल्टन मास। ठीक है, और जो मोल्टन मास था वो हर जगह फैला हुआ था। ठीक है, उसने मतलब पूरी अर्थ की सरफेस को कवर किया हुआ था। द यूवी रेज फ्रॉम द सन। अब क्या हुआ, यूवी रेज आई, कहाँ से आई यूवी रेज, सन से आई, जिसने क्या किया, अब मैंने क्या बोला कि वाटर वेपर्स थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। वाटर वेपर्स थे, मीथेन थे, कार्बन डाइऑक्साइड थी और अमोनिया थी। ठीक है, क्या था, अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड थे, मीथेन थी और अमोनिया थी, जो कहाँ से रिलीज हो रही थी, मोल्टन मास से रिलीज हो रही थी। अब क्या हुआ, अब सन से यूवी रेज आई। ठीक है, यूवी रेज आई, अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन को और अब इसने क्या किया, वाटर को, किसको, इसने वाटर को ब्रेक कर दिया, वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन लाइट होता है और ऑक्सीजन हैवी होता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन था वो लाइट था, तो वो क्या हुआ, वो एस्केप कर गया। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन था वो रह गया। अब ऑक्सीजन ने क्या करना शुरू किया, ऑक्सीजन ने कंबाइन करना शुरू किया अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ। ठीक है, और उससे क्या बन गया, वाटर की फॉर्मेशन हो गई और CO2 फॉर्म हो गया। ठीक है, और बहुत सारी अदर चीज़ें भी फॉर्म हुई। द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड। अब अगर ऑक्सीजन जो सारी चीज़ें थी, सबसे पहले देखो हमारे यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, देखो शुरू से समझते हैं। सबसे पहले ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जो कि अनइमेजिनेबल था, फिर जिसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड होने लग गया, फिर उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, ग्रेविटी की वजह से गैसेस कंडेंस हो गई और उससे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। हमारी जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। अब हमारा जो अर्ली अर्थ था उस पर वाटर वेपर्स थी, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड थी और अमोनिया था, और हमारी अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। फिर अब सन तो प्रेजेंट था, तो जो हमारी अर्थ थी वो मोल्टन मास से कवर्ड थी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स और अमोनिया, ये सारी चीज़ें वहीं से ही रिलीज हो रही थी। अब जो सन था उससे यूवी रेज आई, यूवी रेज ने क्या किया, जो वाटर वेपर्स थे उनको ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जो हाइड्रोजन था वो हल्का था तो वो एस्केप कर गया, अब जो ऑक्सीजन था वो बचा। उसने क्या किया, उसने ये जो सारे अमोनिया वगैरह ये प्रेजेंट थे उनके साथ कंबाइन करना शुरू किया और वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, CO2 का फॉर्मेशन कर दिया और बहुत सारी अदर चीज़ों का भी फॉर्मेशन कर दिया। अब जो हमारी ऑक्सीजन थी अब वो क्या हो गई, अब सारी चीज़ों के साथ तो उसने कंबाइन कर लिया, अब जो थी वो फ्रीली अवेलेबल हो गई हमारे अर्थ पे। तो उसने क्या किया, उसने ओजोन का फॉर्मेशन कर दिया, उसने ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन। अब धीरे धीरे हमारी अर्थ का टेम्परेचर कम आने लग गया। अब फिर क्या हुआ, फिर अगर टेम्परेचर कम होने लग गया, ठीक है, तो ये कूल हुआ हमारा टेम्परेचर, और क्या हुआ, जो वाटर वेपर्स थे अब वो कूल हो गए। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कम हुआ तो हमारी जो अर्थ था उसका टेम्परेचर कम हुआ, वाटर वेपर्स जो थे वो कूल हो गए। ठीक है, और वो उन्होंने क्या किया, अब देखो अगर कोई चीज़ कूल होगी तो वो कंडेंस होगी, तो वाटर वेपर कंडेंस होंगे, वाटर वेपर कंडेंस होकर क्या बनेंगे, वाटर बनाएंगे तो वो अर्थ पे गिरेंगे, और अर्थ पे किस फॉर्म में गिरेंगे, रेन की फॉर्म में गिरेंगे। अब देखो, अब जो हमारी अर्थ थी पहले ना, उसका जो सरफेस था वो ऐसा नहीं था, मतलब ऐसे गड्ढे से थे अर्थ पे। ठीक है, इस तरह से गड्ढे से थे अर्थ पे। ठीक है,
वैसे तो ये ऐसे ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऊपर से बारिश हुई तो ये जो गड्ढे थे ना ये भर गए, ये पानी ने भर दिए और ऐसे। अब हमारी अर्थ पे अगर ये गड्ढे भर गए तो अब इसकी सरफेस इवन सी लग रही है, ठीक है। तो जो ये भर गए ये बन गए हमारे ओशियंस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। ठीक है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हुए, ओशियंस फॉर्म हुए। और जो अब ये एक और क्वेश्चन आ गया कि लाइफ कितने साल पहले आई। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर, यानी जब अर्थ बनी तो अर्थ मैंने बोला था 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी, ठीक है। तो अब उसके 500 साल बाद यानी अर्थ 500 मिलियन ईयर्स बाद, यानी अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स बाद लाइफ का ओरिजिन हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं, बोलो क्या क्या लिखना है। अर्थ का फॉर्मेशन, ठीक है, डन। अब इसको ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, ये तो इसके अंदर मैंने लिख दिया है। यहाँ पे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 20 बिलियन ईयर्स पहले, अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले और लाइफ का फॉर्मेशन हुआ 4 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। अब चलते हैं आगे। Did life come from outer space? Some scientists believe that it come from outside. अब ना कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो हमारी अर्थ पे लाइफ आई है वो बाहर से आई है, ठीक है। बाहर से यानी अर्थ के बाहर से आई है, ठीक है। और किसकी फॉर्म में आई है, स्पोर्स की फॉर्म में आई है, ठीक है। वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, यानी अगर जब लाइफ आई तो वो सिर्फ अर्थ पे नहीं आई, और भी कई जगह आई और स्पोर्स की फॉर्म में आई, ठीक है। और डिफरेंट प्लैनेट्स पे भी आई, ये भी बात इसमें है, ठीक है। और इस थ्योरी का नाम क्या था, पैंसपर्मिया। और कुछ साइंटिस्ट तो आज भी ये चीज़ें मानते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ये बात आज भी मानते हैं। और ये किसने सोचा था, अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट लाइफ कम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर्स, ठीक है। डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर्स लाइक स्ट्रो, मड एक्सेट्रा। तो अब इस थ्योरी का नाम है यहाँ पे, दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस, देखो इनको कैसे याद करना है। सबसे पहले आई स्पोर्स की फॉर्म में, स्पोर्स यानी स्पर्म, स्पोर्स को स्पर्म से रिलेट करो। और पैंसपर्मिया, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर से, अच्छा डेड एंड डिकेइंग मैटर से यानी एकदम से आ गई, है ना। डेड एंड डिकेइंग से एकदम से ही आ गई, ठीक है। एकदम से यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब आती है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट है। Louis Pasteur by careful experimentation demonstrated that life come only from pre-existing life। यानी अब जो ये साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, इन्होंने ध्यान से स्टडी की, ठीक है। पहले वाले तो क्या हवाओं में ही बोलते थे, ग्रीक थिंकर्स आए, उन्होंने बोला कि भैया पैंसपर्मिया हम देना चाहते हैं, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया ले लो हमारी थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। हमारे पास ना कोई इसका प्रूफ वगैरह नहीं है, बस तुम हमारी बात मान लो, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि ना अच्छा ऐसा हुआ होगा कि ना स्पोर्स आए होंगे और वो सिर्फ अर्थ पे नहीं आए, दूसरे भी प्लैनेट्स पे आए हैं भैया, तो तुम ना हमारी बात मान लो। तो लोग बोले चलो ठीक है, हमारे पास कोई और थ्योरी वगैरह तो है नहीं, चलो इसको मान लेते। तो लोगों ने मान लिया और आज भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इस थ्योरी को मानते हैं, ठीक है। और इसको डिस्प्रूव कर दिया गया क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। फिर दूसरी थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उन्होंने बोल दिया कि भैया देखो अब ऐसे तो नहीं आई है, हम देना चाहते हैं अपनी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तो तुम ना हमारी थ्योरी मानो। देखो हम क्या कह रहे हैं ना कि जो सड़ी हुई चीज़ें होती है ना उनसे आई थी भैया, जो चीज़ें गली सड़ी हुई होती है उनसे आई थी लाइफ। तो तुम्हें नहीं पता, हम ज़्यादा समझदार हैं, हम बताएंगे तुम्हें,
थ्योरी जो हम दे रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो जो लाइफ आई है वो आई है जो गल सड़ रही है ना चीज़ें, उनसे आई है। तुम्हें क्या पता, हम बता रहे हैं ना, तुम हमारी बात मानो। फिर आए लुईस पास्चर, वो बोले नहीं भैया मैं ना स्टडी करके बताऊंगा, ऐसी ही हवाओं में बात नहीं कहूँगा, मैं तो भैया स्टडी करके बताऊंगा। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो लाइफ थी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई। और ये उन्होंने बताया कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, जिनको उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया। ठीक है, ही शोड दैट प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट। उन्होंने क्या दिखाया कि प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल एक साफ सुथरी फ्लास्क ली। साफ सुथरे से मेरा मतलब है बिल्कुल क्लीन, कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर लाइफ नहीं आई, नोट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट। ठीक है, अगर हम मानते थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, फिर तो भैया वो भी मर चुकी है, तो अब तो वो डिके ही होगी। ठीक है, तो उससे भी तो लाइफ आनी चाहिए थी ना। ठीक है, वाइल इन अनदर फ्लास्क, तो दूसरे फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने ओपन छोड़ दिया। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, न्यू लाइफ आई। ठीक है, किल्ड यीस्ट से अब आई स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड। Spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life to come on earth. अब देखो, लुईस पास्चर ने ये तो बता दिया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी, बट वो ये नहीं बता पाए कि जो वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो भी तो कहीं से आई होगी, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ लाइफ का वो ये नहीं बता पाए। अब आगे चलते हैं। However, this did not answer how the first life form came on earth. Oparin of Russia, Haldane of England. अब कौन है दो साइंटिस्ट, Oparin of Russia and Haldane of England। उन्होंने क्या किया, England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule। तो इन्होंने बोला कि जो लाइफ आई है ना वो कहाँ से आई है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। अब भैया ये तो हम थोड़ा बहुत मान भी सकते हैं और मान क्या सकते हैं, ऐसा होता भी है। ठीक है, एग्जाम्पल आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। और फिर ना जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आई, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, लाइफ उनसे आई है, इसने ही बोला। ठीक है, और क्या हुआ होगा, केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, and the formation of life was preceded by chemical evolution, formation of diverse organic molecule from inorganic constituents। यानी और जो organic molecules होंगे वो inorganic molecules से आए होंगे। ठीक है, the condition on earth, अब ये बहुत important है कि अर्ली अर्थ पे क्या क्या चीज़ें थी, हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH4, NH3 एक्सेट्रा। अब यहाँ से गैसेस भी पूछ ली जाती हैं, तो गैसेस भी याद रखना, CH4 एंड NH3। अब आते हैं, हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम आ चुका है इन 1953, एसएल मिलर। एसएल मिलर कौन थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी ही सेम कंडीशंस बनाई लेबोरेटरी पे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब उन्होंने एक क्लोज फ्लास्क ली और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया। ठीक है, उसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें थी, ये गैसेस याद रखना क्योंकि ये पूछी जा सकती है कि उसने कौन कौन सी गैसेस ली थी, CH4, H2 एंड NH3, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ठीक है, और एंड वाटर वेपर्स। और टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है, तो टेम्परेचर भी याद रखना एट 800 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बायो की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो उसने क्या देखा, अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन देखा। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर ऑब्जर्व, और अब जो अदर साइंटिस्ट थे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, अब ये जब कामयाब हुआ तो दूसरों ने भी सोचा कि हम भी ऐसे ही करके देखते हैं। तो उन्होंने ना, अगर ये गैसेस थी तो और भी गैसेस होंगी वहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इसमें, तो अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ इसमें चेंजेस किए और उन्होंने देखा फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स। ठीक है, तो ये याद रखना
कि एस.एल. मिलर ने क्या देखा था, अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन देखा था, और अदर साइंटिस्ट ने क्या देखा था, शुगर्स का नाइट्रोजन बेसिस का और पिगमेंट्स का एंड फैट्स का। ठीक है, अब इसका प्रूफ हमें कहाँ से और मिलता है, मीटियोरिक कंटेंट से, यानी जो बाहर से मतलब अर्थ के बाहर से जो टुकड़े टूट के आते हैं ना, उनको बोलते हैं मीटियोराइट्स। ठीक है, तो उनको जब एनालाइज किया गया तो ऐसी ही कंडीशंस देखी गई, तो उससे ये अनुमान लगाया हुआ गया कि अर्थ पे ऐसा हुआ होगा, और ये शायद ये चीज़ें अभी कहीं और भी चल रही हैं। ठीक है, ऑल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर occurring elsewhere in the space, यानी अर्थ के अलावा और भी कहीं ये प्रोसेसेस अभी चल रही हैं जो अर्थ पे पास्ट में हुई होगी, और मे बी फ्यूचर में और कहीं भी लाइफ आ जाए, तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, with this limited evidence the first part of the conjectured story, i.e. chemical evolution was more or less accepted। अब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, कि इसको केमिकल एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। अब हमें ये भी कोई आइडिया नहीं है कि जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी जो अपने आप को रेप्लिकेट कर पा रहा था मेटाबॉलिक कैप्सूल, वो कैसे आया हुआ। ठीक है, फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल of life arose. The first known cellular form of life could have originated 3 billion years back। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें ये ऐड हो चुका है, नॉन सेलुलर 3 बिलियन ईयर्स बैक। और ये है पेन्सपर्मिया की स्पोर्स आई आउटसाइड से, फिर दूसरी आई डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, तीसरी आई केमिकल एवोल्यूशन जो कि एपेरिन और हेल्डेन ने दी थी और वेरीफाई की थी एस.एल. मिलर ने। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, डन। फिर आगे चलते हैं। The first known cellular form of life arose 3 billion years back. They would have been giant molecules। ठीक है, RNA, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्या बोला कि जो नॉन सेलुलर, अब जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ किसको माना गया, जो जाइंट मॉलिक्यूल्स थे जैसे आरएनए, प्रोटीन्स, तो ये कब आए 3 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग से पूछूं कि चलो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, बिना देखे बताना है, पीछे मत देखना। यूनिवर्स का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, अर्थ का ओरिजिन 4 बिलियन ईयर्स बैक, और यूनिवर्स के कितने ईयर्स बाद हुआ, 5 मिलियन ईयर्स बैक। अच्छा, और नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, 3 बिलियन ईयर्स बैक। डन। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या हुआ था, ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई हैं। ठीक है, इनसे क्या किया होगा, करंट पास किया होगा। ठीक है, और हमें पता है कितना टेम्परेचर लिया था, 800 डिग्री सेल्सियस लिया था। ठीक है, चलो अब गैसेस के नाम बता दो जल्दी जल्दी से, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया। डन। और यहाँ पे क्या किया था, स्पार्क डिस्चार्ज किया था। यहाँ पे गैसेस कौन सी थी, एक तो उन्होंने लिया था मीथेन, अमोनिया, H2O एंड हाइड्रोजन। ठीक है, H2O ये क्या है, वेपर की फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे लगाया हुआ है वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रोड्स, स्पार्क डिस्चार्ज, ये गैसेस ली थी, वाटर आउट, कंडेंसर लगाया हुआ था, वाटर इन, वाटर ड्रॉपलेट्स। अब जब कंडेंसर लगाया हुआ है तो ये जो गैसेस हैं यहाँ से जो भी बनेगा वो कंडेंस होके नीचे जाता रहेगा। ठीक है, यहाँ से वाटर इन, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जो भी बने होंगे, यहाँ पे लिक्विड वाटर इन ट्रैप, और यहाँ पे है बॉइलिंग वाटर। अब समझो क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे गैसेस ली हुई हैं। ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज पास किया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से जो भी चीज़ें बनती थी, पहले यहाँ से समझो, पहले बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे वाटर बॉईल हो रहा है। ठीक है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, और अगर इसमें कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो क्या हो रही है, वैक्यूम पंप की वजह से वो बाहर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे लगाए हुए थे इलेक्ट्रोड्स और स्पार्क डिस्चार्ज दिया गया। ठीक
ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से अब जो वाटर बना था, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ बनेगा उसमें वाटर तो होगा ही, ठीक है, तो उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। और जो कंडेंसर था, ये कंडेंसर लगाया हुआ था कि जो भी चीज़ें बने वो कंडेंस होके वाटर लिक्विड की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो हमारी नीचे चली जाएं, ठीक है। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में धीरे धीरे नीचे जाने लगी, ठीक है। अब वो वाटर नीचे गया जिसके अंदर क्या था, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था। चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, किसने दिया था, किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एसएल मिलर ने दिया। किसने था, ओपेरिन और हेल्डिंग ने, ठीक है। देखो अब एक और तरीका बताऊं मैं तुम्हें नाम याद करने का, बोलो बोलो, सुनोगे? चलो देखो, ये दिया है, यहाँ पे नहीं है, देखो एच के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई ई एफ जी एच। एच के पास क्या है, आर तो नहीं है, है ना। एच के पास ज़्यादा पास कौन है, ई है। तो जो हेल्डिन था वो इंग्लैंड का था, ठीक है। इससे याद रखो, ही, एच ई, ही, एच ई, ही इज फॉर हेल्डिन, हेल्डिन इज फॉर इंग्लैंड, ठीक है। और ओपेरिन इज फ्रॉम रशिया। पी क्यू आर, पी के पास कौन है, आर है, ठीक है। तो ओपेरिन इज फ्रॉम रशिया एंड हेल्डिन इज फॉर इंग्लैंड, ठीक है। आगे चलते हैं। These capsules reduce their molecule, perhaps the first cellular form of life did not possibly originated till about 2000 million years back। तो देखो हम बोलते नहीं है, ऐसा तो नहीं कर रहे ना तुम, ठीक है। तो उसी सेंस में बोला है कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होगी वो 2000 साल पहले ही तो नहीं हुई होगी, है ना। 2000 साल पहले ही तो नहीं हुई होगी, है ना। यानी एक इस तरह से बोल रहा है, ठीक है। These capsules reduce their molecules, perhaps the first cellular form of life did not probably originated till about 2000 million years back। These were probably single cells। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बनते ही सीधा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता ना, पहले तो एक ही सेल बनेगा, ठीक है। तो सिंगल सेल। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली, हमें पता है। और अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में बिलीव करते हो तो उसमें भी बोला जाता है कि जो लाइफ आई थी वो पानी से ही आई थी, ठीक है। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली, यानी स्टार्टिंग में दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस i.e. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू environmental forces from non-living molecules is accepted by majority, और इसको majority ने मान भी लिया। However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into complex biodiversity of today is the fascinating story that we will discuss below। अब इसने बोला कि चलो एक सेल तो बन गया, अब जो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी आई है भैया वो कहाँ से आई, ये भी तो बताओ, ठीक है। उसको बोला है कि इसको अब हम नीचे डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये हमारी कुछ मान्यताओं पे बिलीव करने वाली है जो अभी हम पढ़ेंगे। देखो ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ना इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, इसमें आप अपने रिलीजन को भी कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और ये जान पाओगे कि भैया ऐसा भी हुआ था क्या कुछ। तो इस चैप्टर को ना जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ सको उतना इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्योंकि ये ना बिल्कुल एक स्टोरी की तरह है, और उस स्टोरी को शायद आप अपने से जितना कनेक्ट करोगे ना उतनी अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ पाओगे, याद कर पाओगे। सही बोल रही हूँ मैं। और जो आसपास की चीज़ें दिख रही है ना उनको ऑब्जर्व करो, क्या बोली साहब ने, ऑब्जर्व करो, ठीक है। देखो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर बोल देते ना तो इतना वो मत क्या करो, तुम्हें समझ आ रहा है ना, वो बहुत है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अब इसकी एक हम थ्योरी पढ़ेंगे कि आखिर लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन हुआ कैसे, इतनी सारी चीज़ें बन गई और बन कैसे गई भाई, हमें भी तो जानना है।
है ना, हंसी होती है ना कि भैया ऐसा ऐसा है, अरे कैसे, हमें भी बताओ। ठीक है। कॉन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर, यानी अब जो हमारी जो ग्रंथ होते हैं हमारे, वो हमें बताते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन अब आप अपने ग्रंथों से कनेक्ट करो। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, हमारे ग्रंथ तो ये बताते हैं कि भैया भगवान ने बनाई थी अर्थ, और ना जो इंसान बनाए थे वो भी भगवान ने ही बनाए थे और ऐसे ही बनाए थे। ठीक है, लो भाई तुमने तो खुद ही बता दिया, अब वही है, अब खुद याद कर लो। यही बोला था इसने भी। इसमें 3 connotations थे। 1 that all living organisms, species or types that we see today are created as such। हम बोलते हैं ना कि भगवान ने इंसान ऐसे ही बनाए थे। और दूसरा था कि that the diversity was always the same, और जब से जो हमारी अर्थ पे जितनी भी डाइवर्सिटी बनाई गई ना, वो ऐसे ही बनाई गई थी। एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर, और वो फ्यूचर में भी ऐसे ही रहने वाली, कोई बदलाव नहीं आने वाले। तीसरा ये था कि जो अर्थ है वो 4000 साल पुरानी है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, कहाँ 4000 साल, ठीक है, और कहाँ 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला तो क्या था कि जो चीज़ें बनाई गई थी ना, ये ऐसी ही बनाई गई थी। दूसरा ये था कि ये चीज़ें ऐसी ही बनाई गई थी और फ्यूचर में भी ये ऐसी ही रहने वाली हैं। ठीक है, और तीसरा ये मतलब दूसरे में ये था कि जितनी भी डाइवर्सिटी आज हम देख रहे हैं वो इतनी ही बनाई गई थी। ठीक है, और ये डाइवर्सिटी फ्यूचर में भी चेंज नहीं होने वाली। तीसरा ये बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो 4000 साल पुरानी है। ठीक है, all these ideas were strongly challenged during the 19th century based on observation made during a sea voyage। अब एक sea voyage, ठीक है, मतलब शिप की यात्रा, in a snail ship called HMS बिगेल राउंड। ठीक है, राउंड द वर्ल्ड। तो अब साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन। Concluded that existing life forms share similarities to varying degrees, not only among themselves but also with life forms that existed million of years ago। अब ये जो आइडिया था ना थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उसको बहुत मतलब सोच सकते हो उस टाइम पे कितना वो था, मतलब यही चलता था मोस्टली। ठीक है, तो उसको चैलेंज किया जो HMS बिगेल राउंड किया एक डार्विन ने, मतलब वो शिप पे बैठ के और हारने नहीं गया था मतलब शिप पे बैठ के वो घूम रहा था इधर उधर। ठीक है, तो उसने देखा कि चार्ल्स डार्विन ने क्या कंक्लूड किया कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है, यानी हम भी हैं, तो ना जो जितनी जो लाइफ और भी आसपास वाली है उनसे हम कहीं ना कहीं मैच करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, सिमिलैरिटी है कुछ ना कुछ। ठीक है, और हमारी सिमिलैरिटीज उनसे भी है जो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले थे। ठीक है, मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, यानी जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनसे भी हम थोड़ा बहुत मेल करते हैं। There had been extinctions of different life forms in the year gone by, just as new forms of life arose at different period of history of Earth। यानी जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स आई अलग अलग पीरियड्स पे और एक्सटिंक्ट भी हुई, वही बात ये बोल रहा है। ठीक है, similarities to varying degrees not only among themselves but also with the life forms that existed million of years ago. Many such forms do not exist anymore. They had been extinctions of different life forms in the year gone by just as new forms of life arose at different periods of history of Earth. There has been gradual evolution of life forms and population has built in the variation in characteristics. Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions. ठीक है, मतलब कुछ लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट हुई, कुछ नई लाइफ फॉर्म बनी भी। ठीक है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी बेटर सर्वाइव करता है वही जीता है। ठीक है, और those characteristics which enable some to survive better in natural condition, climate, food, physical factor, characteristics,
सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन। ठीक है, मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो उस इन्वायरमेंट में बेटर सर्वाइव कर पाए। ठीक है, वुड आउटब्रीड, यानी वही बोलते ना कि जो शक्तिशाली होता है वही जीतता है। आज के टाइम पे भी वही है, जो गरीब होता है भैया उसको देख लो, और जिसके पास पैसा होता है वो कितना पावरफुल होता है। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग होगा वो दूसरों को आउटब्रीड कर पाएगा। अब देखो, अगर किसी के पास पैसा है वो दूसरे से अपनी बात मनवा सकता है कि देखो मैं तुम्हें ना पैसा दूंगा, तुम्हें ना हमारे घर पे झाड़ू पोछा कर जाना है। अब तुम बोलोगे नहीं, फिर वो बोलेगा मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, तो तुम बोलोगे भैया इतने पैसे, चलो ठीक है। हाँ, कुछ होते हैं कि भैया हमारा सम्मान, तो बोलेंगे चलो 1 करोड़। भाई साहब चलो मजाक कर रही है। ठीक है, तो मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो उस एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव कर पाएगा, वो आउटब्रीड कर पाएगा। ठीक है, अंडर सच नेचुरल कंडीशंस अनदर वर्ड यूज्ड इन इज फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जो बेटर सर्वाइव कर पाएगा तो उसी के लिए दूसरा वर्ड यूज किया है, फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन। अब फिटनेस डार्विन के अकॉर्डिंग क्या है? अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यानी डार्विन ने और किसी फिटनेस को माना ही नहीं। अरे तुम क्या फिट हो, तुम्हारी बॉडी ठीक है, चलो ठीक है, बट मेरा हिसाब से जो रिप्रोडक्टिवली फिट है ना भैया भैया, ठीक है। हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी। यानी उसने क्या दिमाग लगाया, अच्छा भाई जो ना ज़्यादा फिट है, अच्छा जो ज़्यादा फिट है यानी उसकी ज़्यादा प्रोजेनी, अच्छा 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 ठीक है। यानी उसने सिर्फ एक ही चीज़ को फिट माना, जो रिप्रोडक्टिवली फिट है वो भैया वैसे भी फिट है, ठीक है। हैंस ये तो क्या कि जो बेटर फिट होगा इन एन एनवायरमेंट उसकी ज़्यादा प्रोजेनी होगी, ठीक है। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर, ये ज़्यादा जिएंगे एंड हैंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। वैसे इतना तो हम भी मानते हैं कि अगर कोई ज़्यादा फिट है तो उसकी ज़्यादा प्रोजेनी है। अगर बाय चांस अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आई तो चांसेस हैं कि जिनकी ज़्यादा प्रोजेनी होगी वो ज़्यादा बच पाएंगे, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं हम। He called it natural selection, और इसने इसको बोल दिया natural selection and implied it as a mechanism of evolution, ठीक है, और इसको एक mechanism of evolution के तौर पे लगा दिया। Let us also remember that Alfred Wallace, एक तो इनके नाम ना ऐसे है ना, हाँ कईयों के होते भी हैं ठीक ठाक, ये जो होते हैं ना अलग अलग, जैसे तो ये साइंटिस्ट है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर नाम चला जाए ना तो तुमसे भी जाता है या नहीं जाता होगा ना, बस तो इतना माइंड मत करना, समझ आ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, मैं बहुत बातें करती हूँ, अब मैं अकेली बैठी बोल रही हूँ। चलो छोटो। He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution। उसने इसको नेचुरल सिलेक्शन बोला और इसको उसने एवोल्यूशन पे लगा दिया कि एवोल्यूशन उसी का होगा। देखो भैया एवोल्यूशन उसी का होगा। इसने बोला कि जो ज़्यादा फिट है, ज़्यादा फिट मतलब रिप्रोडक्टिवली जो ज़्यादा फिट है उसको नेचर सेलेक्ट करेगा। उसने ज़्यादा फिट क्यों बोला, क्योंकि उसकी ज़्यादा प्रोजेनी होगी, और ज़्यादा प्रोजेनी होगी तो वो ज़्यादा फिट होगा तो उसको नेचुरल सेलेक्ट करेगा। नेचर उसको सिलेक्ट करेगा, उसको इसने बोल दिया नेचुरल सिलेक्शन, और उसने बोल दिया कि जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा उसी का ही इवोल्यूशन होगा। तो अब साइंटिस्ट आए, एल्फ्रेड वॉलेस, अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मैले आर्चिपेलागो। आइलैंड का नाम है एक मैले आर्चिपेलागो। हैड ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन, उसने भी ऐसा ही कुछ देखा सेम टाइम पे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल। All the existing life forms share similarities and have common ancestors. उस टाइम पे न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स थी वो सिमिलैरिटी शो कर रही थी एक दूसरे से, और कॉमन एंसेस्टर्स भी, ठीक है। However, these ancestors were present at different periods पे present थे in the history of Earth।
epochs, periods and eras. ठीक है. The geological history of Earth closely correlates with the biological history. यानी जो geological history है अर्थ की वो भी biological history से relate करती है. A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but billion of years. और आज हम जानते हैं कि 4.5 billion years पुरानी है हमारी अर्थ. बाय बाय. To be continued in the next part. Wait for next part. Bye bye.